आदाब। मैं सूर्यकांत शर्मा हाजिर हूं इनकम सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर पैसा बोलता है। जी हां, अपनी तरह का ये खास प्रोग्राम आपकी आमदनी, रोज़मर्रा के खर्च, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों की पूरी जानकारी जाने माने एक्सपर्ट्स की जुबानी मुहैया कराता है। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात यूनियन बजट 2020 की। जी हां, इस साल का यूनियन बजट पेश हो चुका है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये बजट दहाई का पहला बजट है जिसे हम अपनी नई नस्ल के मुस्तकबिल यानी फ्यूचर बजट का बजट है। ये इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम आपको एग्रीकल्चर के बारे में, विशेष रूप से कृषि के बारे में बताएं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री वीरेंद्र सिंह जी, जो माननीय सांसद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में श्री विमल जैन, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स गुरु माने जाते हैं, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से हैं। हमारे साथ मयंक मिश्रा हैं, जो कि अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। मैं वीरेंद्र सिंह जी से पूछता हूं, आपको इस बजट में कृषि को लेकर के आपको क्या संभावनाएं लगती हैं और आम आदमी का इससे क्या भला होने वाला है, आम किसान का इससे क्या भला होने वाला है? देखिए, पहली बात यह है कि मैं बहुत दिन से संसद में हूँ, इस बात को कह सकता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरी सरकार है या मेरी पार्टी की सरकार है, मैं उसका सांसद हूँ। और नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ने देश के विकास का मूल समझा है। 6.5 लाख गांव में बसने वाला भारत, जहां केवल परिश्रम के पसीने से काम करने वाले किसान बसते, उनके आमदनी को 2022 तक दुगना कर देना है, इसको एक चुनौती के तौर पर लिया। और पिछले 5 साल तक चलने वाली सरकार ने जो कृषि के क्षेत्र में गांव के विकास में काम किया है, उसको आगे बढ़ाते हुए इस मुकाम तक पहुंचाने का एक दस्तावेज ये बजट। 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना कर लेंगे, खेती की लागत को हम कम करेंगे। उसका सबसे बड़ा उपाय उन्होंने सिंचाई के क्षेत्र में सौर ऊर्जा से सिंचाई होनी चाहिए, सौर पंप के लिए व्यवस्था की है, सरकार ने उसके लिए सब्सिडी दिया है। किसानों के खर्चे कैसे कम हो उसके लिए, जैसे किसान अपने आमदनी से ही स्वास्थ्य बीमार पड़ जाता था, दवा कराता था, उसके लिए 5 लाख का स्वास्थ्य कार्ड दिया है। उसके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कराई है। गांव को खेत से जोड़ने की योजना बनाई, इससे उत्पादन बढ़ेगा, गांव के किसान का आवाजाही बढ़े। क्योंकि किसान जो है देश में 8 से 9% तक ही किसान जहाँ खेती करता है वहाँ बसता है, नहीं तो गाँव में बसते हैं। तो गाँव से खेत को जोड़ेंगे तो खेती की किसानों की आवाजाही बढ़ेगी, और एक खेती होती है वहाँ 2 खेती की संभावना बढ़ेगी, उसे सोलर से सिंचाई से भी बढ़ेगी। उसी तरह अपने देश में ऑर्गेनिक खेती की बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि प्रकृति ने जितना देश को दिया है दूसरे देश में नहीं दिया है। और दुनिया में जितने ऑर्गेनिक खेती के द्वारा उत्पादन किए गए उत्पाद की जो मांग बढ़ी है, दुनिया की उस मांग को पूरा करने की क्षमता केवल भारत में, और भारत ही उसको पूरा कर सकता है। अभी तक दलहन और तिलहन को आयात करने पड़ते थे। इस भारत सरकार ने दलहन और तिलहन उत्पादन करने वाले किसानों को सब्सिडी देकर आज देश में दलहन और तिलहन की उत्पादन इतनी हो गई है कि कृषि के क्षेत्र में ये स्वावलंबी दलहन और तिलहन के क्षेत्र में भारत बन गया है। आगे के दिनों में वो निर्यात भी करेगा। इस प्रकार पशुपालन के क्षेत्र में, दूध के उत्पादन में, हम इतना दूध उत्पादन करने की योजना सरकार ने उसको किसानों को दिया है। जिस तरह की योजना को, लाभकारी योजना को दिया है कि दूध दुनिया के दूसरे देशों में हम निर्यात करेंगे। गोबर की खाद पर सब्सिडी देना, आज तक किसी कोई सरकार ने किसानों को गोबर के खाद पर सब्सिडी नहीं दिया था। तो एक तरह से माफी चाहूंगा, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोबर के खाद, बम्बू मिशन जी। देश में कागज बनाने के लिए बांस दूसरे देश से आयात करने पड़ते थे। हमारी सरकार ने और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने बांस के खेती करने वाले किसान, जहां उस जमीन पर बांस की खेती होती है जहां दूसरा चीज उत्पादन नहीं होता है, उनको प्रोत्साहन करने के लिए भी बजट में प्रावधान किया। इससे बांस का आयात जो हम करते थे वो बंद हो जाएगा। अपने देश के ही बांस से हम कागज इत्यादि चीज बना सकते हैं जी। इस प्रकार गांवों के विकास के लिए, किसानों के खर्चे को कम करने के लिए, खेती में लागत कम करने के लिए सरकार ने जो
शासन के तरफ से सुविधा किसानों को दिया है। ये ऐतिहासिक किसानों की समृद्धि के लिए बजट एक दस्तावेज है। और मैं इसको कह सकता हूँ कि किसानों की जब आमदनी बढ़ेगी तभी देश के शहरों में दुकानों पर रौनक आएगी, क्योंकि किसान उपभोक्ता भी देश का बड़ा उपभोक्ता है, देश का बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र भी कृषि है। मैं अभी आप पर लौटता हूं और हॉर्टिकल्चर पे चर्चा करूंगा, लेकिन गांव किसान से हम चलते हैं छोटे व्यापारियों तक, एमएसएमई तक। और उसमें आप इसको कैसे समझते हैं, क्या रिएक्शन है? आप लोगों को कैसे समझाएंगे कि छोटे दुकानदारों को, छोटे बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिला इस बजट से? देखिए, जब आप एसएमई और एमएसएमई की बात करते हैं तो जैसे पिछली बार जब बजट आया था तो गांव गरीब किसान एक टैगलाइन हुआ करती थी, जिसको इस बजट में वे फॉरवर्ड रखा गया। सिमिलरली इस बार के बजट में ये कोशिश की गई है कि एसएमई और एमएसएमई को एडवांटेज दिलाए जाएं। कैसे दिलाए जाएं? उनके लिए वर्किंग कैपिटल नीड चैलेंज होती थी, वर्किंग कैपिटल कैसे अरेंज करें। उनने पॉलिसी अनाउंस की कि भाई हम इस तरीके से आपको ये बेनिफिट देंगे, आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड, आपकी इन्वेस्टमेंट की नीड, और कई ऐसी चीज़ें उनने एमएसएमई सेक्टर के लिए लिबरलाइज की जहां आपको पहले बेनिफिट नहीं मिलती थी, अब मिलेंगी। ऐसे कई फाइनल पॉइंट्स हैं जो हम एक्सटेंसिवली डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर बजट पर्सपेक्टिव में देखा जाए, जैसे एग्रीकल्चर एक सेक्टर था जहां फोकस किया गया, ऐसे ही एसएमई और एमएसएमई एक सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि आपको आसानी से रजिस्ट्रेशन मिले। आप अगर स्टार्टअप हैं, नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको उसको टैक्सेशन में बेनिफिट मिले। अगर आप एसएमई और एमएसएमई हैं, वर्किंग कैपिटल की नीड है और आपको नहीं मिल रहा है, तो उन्हें निर्धारित कर दिया कि ये इंस्टीट्यूशन होंगी जो आपको एमएसएमई को लोन देंगी, वो भी सब्सिडाइज रेट पे देंगी। इंटरेस्ट की आपको सब्सिडी मिलेगी जो नॉर्मली नहीं मिलती है। तो ये इंश्योर कराया गया कि एसएमई एमएसएमई जो बिजनेस करना चाहती है, जो स्टार्टअप करना चाहती है, एंटरप्रेन्योरशिप में विश्वास करती है। जैसे आपको एक टैगलाइन देखनी पड़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप। मोदी जी का एक और टारगेट एम है एंटरप्रेन्योरशिप, लोग खुद अपना काम स्टार्ट करें और 20 लोगों को काम दें। एस्पिरेशनल इंडिया जो एस्पेक्ट पकड़ा गया जी। अब एस्पिरेशनल एस्पेक्ट में ये देखना पड़ता है, कई बार हम जॉब खोजते हैं, कई बार हम जॉब क्रिएट करते हैं, वेल्थ क्रिएशन करते हैं। तो फैक्टर इन करके सारी चीजों को बताया गया। अगर हम एसएमई, एमएसएमई, एग्रीकल्चर को अगर इनरीच करेंगे, तेजी के साथ उनको साथ लेके आएंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ में पार्टिसिपेट करवाएंगे, और जहां उनको सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से वो सारा सपोर्ट देंगे, तो ओवरऑल एसएमई एमएसएमई जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था, उनके लिए ईज ऑफ बिजनेस लेके आता है। एसएमई और एमएसएमई के लिए ईज ऑफ बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट, और आपने देखा होगा, बताया भी है कि अब हमारी पोजीशन 69 पोजीशन हम इंप्रूव कर गए ईज ऑफ बिजनेस में, और एमएसएमई को हम इतना एडवांटेज दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एमएसएमई के लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट हैं, आप पर्टिकुलरली बजट डिटेल्स में जाके देख सकते हैं। बट मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट सब्सिडी और भी बेनिफिट। आप क्लस्टर वाइज जाइए, आप सेक्टर वाइज जाइए, आईटी डेटा एनालिटिक्स में जाइए, सारी चीजें अनाउंस की गई हैं जो एसएमई और एमएसएमई को फायदा पहुंचाएंगी। आता हूं मयंक मिश्रा जी, आपने बहुत बार बजट बनाए, उनके पॉइंटर्स बनाए, उसकी एनालिसिस की। एमएसएमई को लेके आपका क्या रिएक्शन? ये जोर है सबका विश्वास हासिल करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। और जैसे कल आज बहुत सारे अखबार में है कि कल इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि दिल्ली में ढाबा खोलना है तो आपको 46 क्लियरेंसेस चाहिए, और बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो 19 क्लियरेंस चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये सब अगर गवर्नमेंट को पता है और गवर्नमेंट ने ओपनली एडमिट किया है कि ये सबको ठीक करने की ज़रूरत है, तो ये इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा उसी को जो नीचे से शुरू करता है, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करता है। तो उस हिसाब से फाइन ट्यूनिंग जो हो रही है, रिसेट जो हो रहा है, ये पॉजिटिव कदम है, और इससे हमको लगता है कि बल मिलेगा। सिंह साहब, वीरेंद्र सिंह साहब, अभी हम किसान पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब एक नया क्षेत्र और है जो किसान के लिए आमदनी के बेहतर अवसर पैदा करता है, और वहाँ उसके हाथ में है, वो है बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर पे बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ रियायतें दी गई हैं, आपका इसमें क्या? मैं आपसे पहले ही बताया कि कृषि का क्षेत्र केवल अन्न उत्पादन तक नहीं है, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन,
पशुपालन, जल संरक्षण, ये सब कृषि का क्षेत्र है जी। और कृषि का क्षेत्र के ही कृषि के साथ जुड़ा हुआ उसका परिवार की एक संस्था भी है, वो कृषि का क्षेत्र है। तो उस फल उत्पादन के, सब्जी उत्पादन के लिए एक रबी और खरीफ की केवल फसल नहीं होती, एक जायद का भी फसल होता है। 3 फसल होता है अपने देश में। जायद पर अभी कम ध्यान दिया गया किसी सरकार ने, लेकिन इस सरकार ने जायद की खेती में, जैसे गर्मी के दिनों में सब्जी पैदा करना, फल पैदा करना, वो तरबूज खरबूज की खेती पैदा करना, उन खाली खेत होते हैं उससे खेती में खेती का करना, वो किसानों की आमदनी को बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात, सरकार का सबसे बड़ा कदम यह है कि जो खेती के उत्पादन के अनाज होते थे, फल होते थे, सब्जी होते थे, दूध होते थे, वो रख रखाव के अभाव में वो खराब हो जाते। तो लगभग जो औसत सर्वेक्षण आया है, 30 से 40% किसानों के अनाज, फल, सब्जी, दूध खराब हो जाते रख रखाव के अभाव में। सरकार ने उसके लिए भंडारण की व्यवस्था की है। कोल्ड चेन की व्यवस्था की है। सरकार ने दूध और सब्जी और मछली, फल के लिए भंडारण की व्यवस्था किया है और उस भंडारण से वो जो खेती के उत्पादन की चीज़ें जो होंगी वो बच जाएंगी। इसमें युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, आप मानते हैं? और लोगों को रोजगार अभी भी मैं कह सकता हूँ कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इतना रोजगार किसानों कृषि के क्षेत्र में मिलता है, दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है, और इसको हमारी सरकार ने समझा है। उसके लिए शासन के तरफ से जो सुविधाएं देने की बात हुई, जैसे किसान और उसमें खेत में घर में काम करने वाले, पशुपालन के क्षेत्र में काम करने वाले, दूध दुहने वाला, गोबर फेंकने वाला, गोबर की खाद को बनाने वाला, सब्जी बोने वाला, सब्जी तोड़ने वाला, फल बोने वाला, फल तोड़ने वाला, गुड़ाई करने वाला, कुल मिला के जुताई करने वाला, पशुपालन के सब काम है रोजगार। कुल मिला के ये कि हॉर्टिकल्चर ने एक एग्री स्टार्टअप भी दिया, स्टार्टअप के ऊपर भी युवाओं के लिए जॉब के रोजगार के अवसर दिए। मैं विमल जैन साहब की तरफ आता हूं। देखिए कठिनाई क्या है कि अक्षर ज्ञान जानने वाले लोग रोजगार के तौर पर केवल किसी कारखाने में या किसी सरकारी विभाग में नौकरी चाहते। बहुत कम अक्षर ज्ञान जानने वाले लोग जो खेत, अभी भी मैं कह सकता हूं कि पशुपालन करने वाला 10,000 महीने पर गांव में रहता है और पशुपालन का काम करता है, दूसरे के पशुपालन करता है, दूध भी पीता है, 10,000 महीना कमाता भी है, कुछ खेती भी करता है, अपने परिवार का संचालन भी करता है और सरकार उसके लिए मकान भी मुहैया करा देती है, उसको गरीबी से मुक्ति मिलती। जी, बहुत 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 बेहतरीन आपकी सोच है। वैसा ही प्रयास भी सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं विमल जैन साहब से पूछता हूं कि इसमें जो जीएसटी का है, जीएसटी में सुनने में आ रहा था जी, बहुत अखबारों की भी खबरें थी, औरों जगह से भी खबर थी कि कम कलेक्शन हो रहा है। उल्टा हुआ इसका ठीक उल्टे, तो जस्ट रिवर्स। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारा सेकंड बेस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ। तो जीएसटी की आगे क्या भूमिका होगी इसके ऊपर, इस बजट के परिप्रेक्ष्य में, देखिए पर्सपेक्टिव्स में? जीएसटी में डेफिनेटली आप देखिए, जब आज बजट पेश किया जा रहा था तो सबसे पहला स्टेटमेंट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जीएसटी के ऊपर दिया। उन्हें कहा जीएसटी देश का सबसे बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रेवोल्यूशन है, जहां पे मल्टीप्लिसिटी खत्म हुई, डबल टैक्सेशन खत्म हुआ, कैस्केडिंग खत्म हुई, वन नेशन वन टैक्स बना। और उन्हें कहा जीएसटी एक बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों साथ मिलके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जीएसटी काउंसिल के जरिए देश में ईज ऑफ बिजनेस लेके आ रहे हैं। उन्होंने जीएसटी में ये बताने की कोशिश की कि आने वाले समय में ई इनवॉइसिंग का सिस्टम डाला जाएगा, ई रिटर्न का सिस्टम डाला जाएगा। अगर आपकी नील रिटर्न है तो आप एसएमएस के जरिए भी अपना रिटर्न भर सकते हैं जीएसटी में। तो जीएसटी में ओवरऑल गवर्नमेंट जितने स्टेप्स ले रही है, ईज ऑफ बिजनेस आ रहा है, ये उन्हीं की वजह से आपका कलेक्शन अब आगे बढ़ रहा है। कलेक्शन और भी ज़्यादा होना चाहिए था। अगर आप रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखें, कलेक्शन और भी ज़्यादा होना चाहिए था। तो उस जगह पे भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि हम कहाँ कहाँ कलेक्शन को नहीं कर पा रहे। अदरवाइज 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कलेक्शन रिपीटेड 3 मंथ में आना, ये शो करता है कि अब जीएसटी का रियलिस्टिक फायदा जो हम 14% जीडीपी ग्रोथ देखना चाहते थे, वो अब देखना अब स्टार्ट हुआ है। और मुझे लगता है जीएसटी में जितने अनाउंसमेंट हुए हैं उसमें अगर 2-3 बड़ी चीजें अगर ली जाती और
उन पे कुछ रोड मैप दिया जाता तो और भी अच्छा हो सकता था। जैसे हम 5 टायर रेट है हमारे पास, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, कुछ एक रोड मैप बनाया जा सकता है कि हम इसे 2 टायर या 3 टायर में कब। हाँ, मैं मानता हूं कि रेवेन्यू कलेक्शन एक टारगेट होता है। अब ये 5 टायर रेट है, आम आदमी को जीएसटी की बात समझानी है और उन्हें जीएसटी में इन्वॉल्व करना है। एक रोड मैप इस पे दिया जा सकता था। अदरवाइज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को कहा है और ये कहा है कि सेंटर स्टेट पहली बार, उन्हें लेट अरुण जेटली जी को भी याद किया। जी बिल्कुल याद किया, वो चीफ आर्किटेक्ट उनको कहा, एक बहुत बड़ा सम्मान सेंटर स्टेट साथ मिलके आए, जिन्हें जीएसटी काउंसिल के जरिए देश में जीएसटी को गुड एंड सिंपल बनाया, ईज ऑफ बिजनेस क्रिएट किया और हमारा कलेक्शन अब बढ़ने लगा है। ये कलेक्शन अल्टीमेटली जो हमारी यूनियन बजट का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, एक रिसीट का मेजर कंपोनेंट आपका जीएसटी से आता है, वो देश को फायदा पहुंचाएगा। तो जीएसटी में गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, जीएसटी काउंसिल अपने काम कर रही है और सारे चेंजेस टाइमली बेसिस पे कर रही है। आई एम होपफुल जीएसटी यूनियन बजट के साथ एक रोड मैप हमारे लिए होगा। बहुत बेहतर। मैं मिश्रा साहब से पूछता हूँ कि ऑटो सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें इसको इस बजट के पर्सपेक्टिव्स में आप कैसे देखते हैं, ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग? हाँ, एक तो कि इनकम टैक्स में जो छूट दिया गया है उससे ऑटो को तो सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा शायद वो ऑटो सेक्टर को होगा। मैन्युफैक्चरिंग पे हम करवे, उसमें एक नया कंसेप्ट आया है कि मेक इन इंडिया के साथ असेंबल इन इंडिया। बेसिकली यही क्या है कि एप्पल, सैमसंग, सोनी जैसी कंपनियाँ, इनका बेसिकली यही क्या है कि जितने प्रोडक्ट हैं पूरी दुनिया के अलग अलग मार्केट में बनते हैं और एक जगह असेंबल होता है। तो इसका अगर फ़ायदा हम उठाएं कि जैसे एप्पल का एक फ़ोन जो है इंडिया में बनना शुरू हो गया है, एप्पल के जितने सारे फ़ोन हैं, जितने प्रोडक्ट हैं, अगर इंडिया में असेंबल होना शुरू हो, कुछ चाइना में बने, कुछ वियतनाम में बने, कुछ बांग्लादेश में बने, कुछ अमेरिका में बने और यहाँ असेंबल और यहाँ से एक्सपोर्ट हो, तो ये फ़ायदा होगा। और उसमें जो नंबर दिया गया है कि 2025 तक 4 करोड़ नए जॉब्स, क्वालिटी जॉब्स हो सकते हैं और 2030 तक 8 करोड़ हो सकते हैं क्वालिटी जॉब्स हो सकते हैं। तो असेंबल इन इंडिया को सच में अगर हम, तो उसके लिए थोड़ा बहुत जैसे रिसेट करना पड़ेगा कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी हमारी होनी चाहिए। जैसे अभी कस्टम्स और मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी पे हम जो है फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही दिखा रहे हैं। तो उसके चलते हो रहा है क्या है कि जो कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसको कंसिस्टेंसी चाहिए। तो वो कंसिस्टेंसी अगर लाते हैं और असेंबल इंडिया को अगर हम सच में बड़ा बनाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसको कि इकोनॉमिक सर्वे में अंडरलाइन किया गया मजबूती के साथ। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कंसेप्ट कि चाइना की तरह हम भी एक्सपोर्ट हब बन जाएं जी। तो वो अगर होता है तो उससे मैन्युफैक्चरिंग को रिपल इफेक्ट होगा। मेक इन इंडिया और असेंबल इंडिया दोनों पे अगर साथ साथ हम काम करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को एकदम से बूस्ट मिलेगा, जो कि अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है और उस हिसाब में, उस दिशा में कम से कम डायरेक्शन। हाँ, कहीं हमारे वित्त मंत्री ने, हमारी सरकार ने ये कोशिश की है कि लेबर इंटेंसिव एफर्ट्स किए जाएं, जिसमें मेक इन इंडिया में असेंबल इन इंडिया को फिक्स करने की कोशिश की है और एक उन्होंने रोड मैप देने की कोशिश की है कि अगर हम सब कुछ ठीक रहा तो हम 4 करोड़ जॉब 2025 तक क्रिएट कर देंगे और 2030 तक अगर सब कुछ इसी अंदाज में चला तो हम 8 करोड़ जॉब कर देंगे। कि डिजिटल इंडिया बजट में क्या मिला, डिजिटल इंडिया कैसे फर्दर आगे प्रमोट हो? देखिए, सबसे पहले फिर मैं बताना चाहूँगा आपको, अभी कुछ देर पहले आपने मेक इन इंडिया टच किया था जी। एक अनाउंसमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दर्शकों को मालूम होनी चाहिए। आईटी सेक्टर जो डिजिटल से डायरेक्टली रिलेटेड है, मोबाइल जो आम लोगों की आज पसंद है और मोबाइल के जरिए हमारा टेलीकम्युनिकेशन, और उस मोबाइल पे आज की डेट में सारे काम होते हैं। बैंक का काम कर लीजिए, टीवी देख लीजिए, पिक्चर देख लीजिए और कुछ भी सर्च करना हो, सारी चीज़ें सर्च कर लीजिए। आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। क्या अनाउंसमेंट किया? जितने भी आपके सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट टैक्सेस आपके लगते हैं, उस सारा का सारा रिफंड आपको मिलेगा ऑन एक्सपोर्ट बेसिस पे। असेंबल्ड इन इंडिया। अब डिजिटलाइजेशन एक आईटी प्लेटफॉर्म है जैसे क्लाउड पे वर्क करती है, जिसके लिए कोई वायर नहीं जा रही पर आप सारा काम कर रहे हैं, जिसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर,
हार्डवेयर को मेक इन इंडिया के जरिए प्रमोट किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर को आपको टैक्सेशन हॉलीडेज दिए जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल चीज अगर आप देखें डिजिटलाइजेशन के लिए, इवन पेमेंट प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन क्या कर दिया गया कि आप अगर पेमेंट करेंगे तो आपकी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं कटेगी। एक आम कंज्यूमर क्या चाहता है कि वो बैंक के जरिए पेमेंट करे, अपना पैसा घर में क्यों रखे जो चोरी हो सकता है, बैंक में रखे। जहां 5 लाख की डिपॉजिट इंश्योरेंस भी इंक्रीज कर दी गई 1 लाख रुपए से। तो ओवरऑल क्या होगा जब आप डिजिटलाइजेशन में जाते हैं तो कंज्यूमर को फायदा कैसे देते हैं कि आप सारा काम ऑन फिंगर टिप्स कीजिए, आपको कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपकी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं कटेगी। तीसरा, उसका जो हार्डवेयर है, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सेमीकंडक्टर हो, तो उसको मेक इन इंडिया में प्रमोट करना और इंश्योर करना कि उस पर कॉर्पोरेट टैक्सेशन के रेट 15% कर दिए गए फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019। एग्जिस्टिंग कंपनी अगर मेक इन इंडिया में आ रही है तो 22% का कॉर्पोरेट टैक्सेशन कर दिया गया। और डिजिटलाइजेशन में ओवरऑल आईटी हब बनाए जा रहे हैं जहां पे इवन 6.5 लाख गांव को अगर जोड़ा गया है तो गांव का जुड़ना तभी पॉसिबल है जब हम आपस में संवाद कर सके। ये डिजिटलाइजेशन ही तो है जिसकी वजह से आप मेरा प्रोग्राम और आप मुझे सुन पा रहे हैं, गांव में सुन पा रहे हैं। 6.5 लाख गांव हैं जिनको हमने जोड़ा है। अगर ये डिजिटलाइजेशन नहीं बढ़ेगा, हम और आप दुनिया के किस कोने में, एक कोने से दूसरे कोने में बैठ के एक दूसरे को सुन सकते हैं। हमें तो पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए जो हमें आगे लेके जाएगा और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम जो बात कर रहे हैं वो हमें बनाएगा। डिजिटलाइजेशन विद द मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, ओवरऑल पॉजिटिव वे में कई चीजें मैंने आपको बताई जिसको प्रमोट करता है। जी, सर्विस सेक्टर की तरफ आते हैं। अभी स्टार्टअप में जम के टैक्सेस को कम किया गया, टैक्स हॉलीडेज दिए गए हैं यंग एंटरप्रेन्योरशिप को, या यूं कहा जाए कि जॉब सीकर नहीं चाहिए, जॉब गिवर्स चाहिए। बजट में इस बार काफ़ी चर्चा हुई है, इस पर आपका क्या रिएक्शन? हाँ, इसी में जैसे मुद्रा पे प्रधानमंत्री जी का बहुत जोर रहा है, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए। कुछ दिन पहले एंजल टैक्स को लेके बड़ा विवाद हुआ था, उस पर भी गवर्नमेंट ने सिंपैथेटिकली उसको डील किया है। इस सारे चीज़ को देखते हुए हमको लगता है कि इस बजट की सबसे बड़ी बात जो हमको लगी जी, आप स्टार्टअप देखेंगे, ये गवर्नमेंट 24/7 है जी, 24 घंटा 7 दिन काम करती है। उसमें एक दिन था आज बजट पेश होना, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस 24/7 गवर्नमेंट का एक दिन आज रहा, बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, और उसी में हम लोग सारे सॉल्यूशन खोज लें, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा चीज़ ये लगा कि हर बजट में कुछ ना कुछ झटका हो जाता था, कुछ ना कुछ गुगली आ जाता था, किसी को बड़ा, किसी सेक्शन को बड़ी परेशानी होती थी। जैसे लास्ट ईयर सरचार्ज, जिसको सुपर रिच टैक्स कहा गया, सरचार्ज वाला मसला था, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, शेयर मार्केट खूब गिरा। उससे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लग गया था। तो इस तरह के झटके गुगली जो हैं फाइन प्रिंट में भी नहीं है। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी चीज़ है। रियलिटी सेक्टर पे एक बात हो जाए जाते जाते, क्योंकि समय की अपनी एक सीमा होती है। रियलिटी सेक्टर में हाउसिंग लोन को कंटिन्यू किया गया है, उसको बढ़ाया गया है, और पहली बार जो घर खरीदा जाता है उसकी भी व्यवस्था की गई है। रियल्टी सेक्टर को लेके तुरंत क्या आपका अंदाज? बहुत क्विक रिएक्शन अगर आप चाहेंगे तो देखिए, डेवलपर और बिल्डर जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाता है उसके लिए टैक्स हॉलीडे 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। जो पहले 31 मार्च 2020 था उसको 31 मार्च 2021 कर दिया गया। यानी जो डेवलपर एंड बिल्डर अफोर्डेबल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको एक टैक्स हॉलीडे मिलेगा। दूसरा, जो बायर है जो इंटरेस्ट पे करता था 1.5 लाख का, उसके लिए भी टाइम लिमिट आपकी 1 साल और बढ़ा दी इनने। और जो टैक्स हॉलीडेज रियलिटी सेक्टर में अगर आप देखें ओवरऑल, इनने ये डालने की कोशिश की, आप फर्स्ट टाइम बायर हैं और फर्स्ट टाइम बाई करके आप बेच रहे हैं तो कैपिटल गेन टैक्स को सिंप्लीफाई किया, रैशनलाइज किया। रियलिटी सेक्टर में और भी अगर ओवरऑल आप देखना चाहें तो रेसिडेंशियल, अफोर्डेबल, नॉन अफोर्डेबल, कॉमर्शियल, ये सारी चीज़ों को एक साथ लाके डाला गया है। तो डायरेक्ट टैक्सेशन पर्सपेक्टिव में 2 बिग अनाउंसमेंट हैं। टैक्स हॉलीडे 1 साल बढ़ गया और इंडिविजुअल जो बायर है उसके हाथ में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की रिलीफ को भी 1 साल बढ़ा दिया गया। आभार, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से आप लोग हमारे स्टूडियो में आए। बजट पर इतनी इंटेंसिव डिस्कशन हुई, थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन हुई। तो आपने देखा इस बजट में पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप
और तमाम तरह के बेहतर मेजर्स लिए गए हैं ताकि आप अपने आप को डेवलप कर सकें, ईज़ ऑफ डूइंग हो सके, ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग हो सके और खुश रह सकें। तो इससे बेहतर बजट मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि नहीं देखा जा सकता। इससे और बेहतर होगा, ये भविष्य की बात है, ये फ्यूचर की बात है, लेकिन फ़िलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। आप हमारे इस प्रोग्राम में अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।